हेलो फ्रेंड्स, दिस इज एसपी सिंह एंड वेलकम टू स्मार्टर एवरीडे। प्यारे दोस्तों, सीटेड 14 एंड 15 दिसंबर 2024 के एग्ज़ाम को टारगेट करते हुए हमारी क्लासेस कंटिन्यू हैं, जिसमें आज हम लोग सीडीपी के पीवाईक्यूज करने वाले हैं। ठीक है, जो आपका चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी है, इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हैं और 60 प्रश्नों का यहाँ पे कलेक्शन है। बहुत इंपॉर्टेंट, सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, आपका रिवीजन बहुत अच्छा होगा। आइए शुरू करते हैं। जो भी विद्यार्थी क्लास में लास्ट तक बना रहता है, डेफिनेटली ये क्लास उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। हिंदी इंग्लिश सब साथ में होगा और आप आसानी से क्वेश्चंस को समझ पाएंगे, आसानी से क्वेश्चंस का आंसर आप कर पाएंगे। जब हम क्वेश्चंस को रीड करें तो आप अपने आप पहले उसका आंसर खुद फटाफट निकाल लीजिए, ताकि इससे पता लगे कि आपने अभी तक कितना सीख लिया है। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। और फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्या है? क्वेश्चन कहता है कि बच्चों की लंबाई और वजन, यानी कि बच्चों की जो हाइट और वेट है, उसमें वृद्धि किसका उदाहरण है? किसका उदाहरण है? संज्ञानात्मक परिवर्तन। क्या ये संज्ञानात्मक परिवर्तन का उदाहरण होगा? अगर बच्चे की हाइट बढ़ रही है, बच्चे का वेट बढ़ रहा है, तो क्या ये कॉग्निटिव डोमेन होगा? नहीं, कॉग्निटिव का संबंध तो माइंड से है, मस्तिष्क से है। ठीक है, और यहाँ पे आपका लंबाई और वजन बढ़ रहा है, तो यहाँ पे संज्ञानात्मक परिवर्तन का कोई मतलब नहीं है। मात्रात्मक परिवर्तन, चलो ठीक है, देखते हैं। ये गुना, क्या ये क्वालिटेटिव चेंजेस होगा? अगर लंबाई और वजन में वृद्धि हो रही है, क्वालिटेटिव नहीं होगा। क्या ये अफेक्टिव डोमेन होगा, यानी कि भावात्मक परिवर्तन होगा? नहीं, क्योंकि भावनात्मक परिवर्तन, हमारी भावना, हमारी इमोशंस भी हमारे मस्तिष्क से संबंध रखते हैं। तो यहाँ पे जो लंबाई और वजन में वृद्धि हो रही है, यह मात्रात्मक परिवर्तन का उदाहरण होगा, यानी कि क्वांटिटिव परिवर्तन होगा, क्योंकि हम लंबाई को भी मेजर कर सकते हैं, लंबाई को भी माप सकते हैं और वजन को भी हम तौल सकते हैं, यानी कि माप सकते हैं। तो ये क्या हो गया? मात्रात्मक परिवर्तन हो गया, क्वांटिटेटिव परिवर्तन हो गया। ठीक है, अगला प्रश्न लीजिए। क्वेश्चन कहता है, बड़ा प्यारा सा प्रश्न है। क्वेश्चन कहता है कि लेवाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे अपने स्वयं के व्यवहार को किस प्रकार नियमित करते हैं? यानी कि अकॉर्डिंग टू लेवाइगोत्स्की, चिल्ड्रन रेगुलेट देयर ऑन बिहेवियर थ्रू द। खुद को पुनर्बलन के उपयोग के द्वारा या अनुकूलन की प्रक्रियाओं के माध्यम से बच्चे अपने स्वयं के व्यवहार को नियमित करते हैं, या आत्मवाक्य के प्रयोग द्वारा, यानी कि यूज ऑफ इनर स्पीच का प्रयोग करके, संतुलीकरण की प्रक्रिया के द्वारा। तो देखिए, लेवाइगोत्स्की के सिद्धांत का नाम है सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। इन्होंने समाज और संस्कृति पर बहुत बल दिया है। ये कहते हैं कि बच्चा जो है वो समाज से सीखता है। इन्होंने बच्चे के अंदर लैंग्वेज डेवलपमेंट को भी बहुत इंपॉर्टेंट माना है, भाषा विकास को भी बहुत इंपॉर्टेंट माना है, और बच्चे के अंदर जो इनर स्पीच होती है, यानी कि जो प्राइवेट स्पीच जिसको इन्होंने कहा है, जिसको हिंदी में निजी वाक कहते हैं। क्या? निजी वाक भी इसको कहते हैं। जो बच्चा प्राइवेट स्पीच जो उसकी होती है, जैसे हम किसी काम को कर रहे हैं, तो उसको हम कहते हैं यार ये ऐसे नहीं ऐसे होगा, अच्छा इसको अगर ऐसे कर लेते हैं तो ये ऐसे हो जाएगा। ये जब हम अपने आप से बात करते हैं, दैट इज कॉल्ड प्राइवेट स्पीच, दैट इज कॉल्ड इनर स्पीच। ठीक है, तो ये उसको महत्व देते हैं। कौन? लेवाइगोत्स्की। ठीक है, तो बच्चे अपने स्वयं के व्यवहार को किस प्रकार नियमित करते हैं? इनर स्पीच के माध्यम से। किसके माध्यम से? इनर स्पीच के माध्यम से। यहाँ देखिए आपके सामने लेवाइगोत्स्की हैं, और वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत इन्होंने सोशल कल्चर थ्योरी दी है। और ये जो है, इस सिद्धांत के अनुसार सामाजिक अंतःक्रिया ही बालक की सोच और व्यवहार में निरंतर बदलाव लाती है। यानी कि ये कहते हैं कि बच्चा समाज के साथ अंतःक्रिया करके सीखता है। ठीक है, बच्चा समाज के साथ इंटरेक्शन करके सीखता है, चाहे वो विद्यालय हो या जैसे खेल कूद हो। यहाँ बच्चा क्या करता है, जो है अंतःक्रिया करके सीखता है। वाइगोत्स्की ने बालक के ज्ञान के विकास में भाषा, सामाजिक विकास और सांस्कृतिक और ऐतिहासिक संदर्भ को अत्यधिक महत्व दिया है। किसने दिया है? वाइगोत्स्की ने। ठीक है, और यहाँ पे देखिए वाइगोत्स्की के बारे में आगे जो अभी हमारा जो क्वेश्चन था वो मैं दिखाना चाह रहा था। क्वेश्चन हमारा यहाँ से आया था प्राइवेट स्पीच से। वाइगोत्स्की ने बालक में संज्ञानात्मक विकास को समझने की एक विकासात्मक प्रक्रिया के रूप में निजी भाषण, यानी कि प्राइवेट स्पीच को महत्वपूर्ण माना है। निजी भाषण मतलब बालकों में पाई जाने वाली स्वयं से बात करने की प्रवृत्ति होती है। जैसे ये बच्ची कह रही है, इसको ऐसे सेट करेंगे, घोड़ा ऐसे दौड़ाएंगे, या ये शेप को यहाँ पे इसमें फिट कर रहा है। इसमें बच्चा अपने ही कार्यों को निर्देश देने के लिए अपने ही कार्य को गाइड कर रहा है, इसके लिए वो भाषा का प्रयोग करता है। दैट इज कॉल्ड निजी भाषा, दैट इज कॉल्ड प्राइवेट स्पीच। प्याजे ने निजी भाषा को आत्म केंद्रित यानी कि ईगोसेंट्रिक माना है। प्रश्न पूछ लेगा ईगोसेंट्रिक किसने माना है प्राइवेट स्पीच को, तो वो प्याजे ने माना है। और अपरिपक्व माना है।
ठीक है, जबकि वाइगोत्स्की ने बालकों के कॉग्निटिव डेवलपमेंट में प्राइवेट स्पीच को एक गाइड के रूप में देखा है। ठीक है, इतनी बात होती है क्लियर। और थोड़ा बता दें इसके बारे में, अगर इसको पढ़ ही रहे तो वाइगोत्स्की ने माना कि बड़बड़ाना यानी कि मटरिंग बच्चों को अपनी सोच और समस्या को सुलझाने की योजना, निगरानी, मार्गदर्शन करने की क्षमता देता है। अगर बच्चा किसी काम को करते हुए वो बड़बड़ा रहा है, मटरिंग कर रहा है, ठीक है, या बोल रहा है, तो ये उसको काम करने के लिए हेल्प करेगा, उसको गाइड करेगा। ठीक है, वाइगोत्स्की के अनुसार बालक निजी भाषण को स्वयं से संवाद यानी कि खुद से बातचीत के रूप में प्रयोग करते हैं, कि इसमें बालक अपना खुद से बातचीत करता है। ओके, इतनी बात होती है क्लियर। तो यहाँ पे हमने वाइगोत्स्की के बारे में बहुत अच्छे से समझ लिया। तो ये आप समझ गए होंगे कि यहाँ पे बच्चा अपने स्वयं के व्यवहार को किस प्रकार नियमित करता है, इनर स्पीच के माध्यम से, प्राइवेट स्पीच के माध्यम से। अगला प्रश्न आपके सामने है, दैट इज क्वेश्चन कहता है, देखिएगा, चलिए, कहता है कि विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। विकास के बारे में, डेवलपमेंट के बारे में, डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ डेवलपमेंट आर इंडिपेंडेंट ऑफ टू ईच अदर। क्या विकास के विभिन्न पहलू एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं? नहीं, विकास के पहलू एक दूसरे से जुड़े होते हैं। जैसे आपका मेंटल डेवलपमेंट, आपका फिजिकल डेवलपमेंट, आपका इमोशनल डेवलपमेंट, ये सब आपस में जुड़े हुए हैं। भाई अगर आप फिजिकली अच्छा महसूस नहीं कर रहे हैं तो उसका हेल्थ आपके मेंटल डेवलपमेंट पर भी पड़ेगा। यदि आप इमोशनली अच्छा फील नहीं कर रहे हैं तो उसका मस्तिष्क आपके दिमाग पर पड़ेगा। यदि आपका दिमाग स्वस्थ नहीं है तो बॉडी भी काम नहीं करेगी। तो ये सब आपस में जुड़े हुए हैं। ठीक है, विकास एक असतत नहीं, विकास कंटिन्यूअस प्रक्रिया है, विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, विकास चक्रीय तरीके से होता है, रैखिक नहीं। ये स्टेटमेंट इसमें सही है। विकास कैसे होता है? डेवलपमेंट अकर्स इन अ स्पाइरल मैनर में होता है। किसमें होता है? स्पाइरल मैनर में होता है, नॉट लीनियर। वेरी गुड, बहुत बेहतरीन प्रश्न। अगला क्वेश्चन लीजिए, कहता है कि which of the following is not an effective memory technique for meaningful learning। निम्नलिखित में से कौन सी सार्थक सीखने के लिए एक प्रभावी स्मृति तकनीक नहीं है? जो इफेक्टिव मीनिंगफुल नहीं है। विस्तृत दोहराव, रटना और दोहराना। देखिए, अगर आप किसी को इलाबोरेटिव तरीके से रिहर्सल करते हैं तो ये तो सार्थक है सीखने के लिए। अगर आप बेहतर तरीके से उसको क्या कर रहे हैं, पूरी तरीके से रिहर्सल कर रहे हैं, उसको जान रहे हैं, समझ रहे हैं, विस्तृत तरीके से उसको रिपीट कर रहे हैं, ये तो सीखने में सार्थक है ना, सही है। लेकिन रोट लर्निंग, रोट रिहर्सल, ये तो फिर आप रट्टाफिकेशन वाली बात है, ये सही नहीं है। स्मृति सहायक विधियां, ये भी ठीक है, ये भी सार्थक है सीखने के लिए। और कॉन्सेप्ट मैपिंग, संकल्पना चित्रण, इट इज आल्सो सार्थक, ये भी सार्थक है सीखने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे रटना और दोहराना जो है ये सीखने में सार्थक नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर जो बी है वह राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, कहता है विकास के किस पहलू में तर्क, चिंतन और समस्या समाधान की व्याख्या की जाती है? क्या सामाजिक विकास के अंतर्गत, क्या सोशल डेवलपमेंट के अंतर्गत तर्क आता है, चिंतन आता है, समस्या समाधान आता है? जब बच्चे का सामाजिक डेवलपमेंट होता है तो वो लोगों से बातचीत करना, लोगों के साथ उठना बैठना, लोगों के साथ कैसे व्यवहार करना, ये चीज़ें सीखता है। तर्क, चिंतन, समस्या यहाँ पे नहीं होती है। हाँ, जब बच्चे के अंदर कॉग्निटिव डेवलपमेंट होगा तब बच्चे में तर्क करना, चिंतन करना, किसी समस्या को समाधान करना, ये सब चीज़ें उसके अंतर्गत आ जाती हैं जब बच्चे के अंदर कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो जाता है, उसका मेंटल डेवलपमेंट हो जाता है। नैतिक विकास में तर्क, चिंतन, समस्या समाधान नहीं आएगा, गतिक में नहीं आएगा, किस में आएगा? संज्ञानात्मक विकास में। जब आपका माइंड, जब आपका मस्तिष्क डेवलप होगा, आपका जो है मेंटल डेवलपमेंट होगा, संज्ञानात्मक विकास होगा, तब आप तर्क कर पाएंगे, चिंतन कर पाएंगे, समस्या को समाधान कर पाएंगे। बी ऑप्शन में राइट हो जाता है। नेक्स्ट वन इज इन फ्रंट ऑफ यू। वाइगोत्स्की प्रस्तावित करते हैं कि डैश बच्चों में स्व नियमन के लिए महत्वपूर्ण है। अभी जस्ट हमने वाइगोत्स्की के बारे में डिटेल में पढ़ा है। क्या ये असंतुलन की बात करते हैं कि असंतुलन जो है वो बच्चों में सेल्फ रेगुलेशन के लिए महत्वपूर्ण है, या प्राइवेट स्पीच या इनर स्पीच, या फिर अनुकूलन? अनुकूलन की बात जीन प्याजे करेंगे। कौन करेंगे? जीन प्याजे जो हैं ये अनुकूलन की बात करते हैं, संगठन की बात नहीं होगी। यहाँ पे वाइगोत्स्की के साथ जुड़ा है निजी वाक, वाइगोत्स्की के साथ जुड़ा है प्राइवेट स्पीच, जिसमें बच्चा खुद से बात करता है, अपने कार्य को गाइड करने में उसको हेल्प होती है इनर स्पीच के माध्यम से। प्रश्न कहता है
निम्नलिखित में से कौन सा कारक समस्या समाधान को बढ़ावा देता है? अपसारी चिंतन, क्या यह समस्या समाधान को बढ़ावा देता है? या कार्यात्मक स्थिरता, जहां फिक्स्डनेस जो है डियर फ्रेंड ये निगेटिव वर्ड है। कैसा है? फिक्स्डनेस निगेटिव वर्ड है। इस अगर ये है तो ऑप्शन हमारा 99.99% गलत हो जाएगा। ठीक है, फिक्स्डनेस है। पैसिव क्या है? निगेटिव वर्ड है। ठीक है, प्रतिक्रिया सेट ये भी समस्या समाधान को बढ़ावा नहीं देता है। कौन बढ़ावा देता है? डाइवर्जेंट थिंकिंग जो है ये समस्या समाधान को बढ़ावा देता है, जिसमें बच्चा एक ही प्रॉब्लम को सॉल्व करने के अनेक तरीके ढूंढ लेता है। प्रॉब्लम एक, समस्या एक, उसके हल अनेक ढूंढ लेता है बच्चा। ठीक है, बच्चा अलग अलग प्रकार के अलग अलग तरीके से उसके सॉल्यूशन ढूंढ लेता है। तो ये होता है डाइवर्जेंट थिंकिंग, जिसमें बच्चा अलग अलग दिशाओं में सोचता है। कन्वर्जेंट क्या है? एक फिक्स तरीके से एक ही डायरेक्शन में सोचना, जबकि अपसारी या डाइवर्जेंट थिंकिंग का मतलब होता है अलग अलग दिशाओं में अलग अलग प्रकार से सोचना, एक प्रॉब्लम के अनेक सॉल्यूशन ढूंढना। दैट इज कॉल्ड डाइवर्जेंट थिंकिंग। ये समस्या समाधान को बढ़ावा देता है। ठीक है, आगे बात करें तो ये नेगेटिव वर्ड्स ध्यान रखिएगा, जैसे फिक्स्डनेस हो गया, पैसिव हो गया, लेबल्ड हो गया, सेग्रेशन हो गया। ये ऐसे कुछ शब्द होते हैं जो नेगेटिव होते हैं। ये हम आपको बता देंगे कौन कौन से शब्द नेगेटिव होते हैं, तो उनको आप रट लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन कहता है कि लेव वाइगोत्स्की के अनुसार डैश बच्चों के संकल्पनात्मक योग्यताओं के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कौन है जो बच्चों के संकल्पनात्मक योग्यताओं यानी कि कॉन्सेप्चुअल एबिलिटीज के डेवलपमेंट में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है? स्टैंडर्डाइज्ड करिकुलम या टेंगिबल रिवॉर्ड्स, मूर्त पुरस्कार, क्या ये कॉन्सेप्चुअल एबिलिटीज में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे? या पीयर कोलैबोरेशन यानी कि सहकर्मी सहयोग, या फिर सामाजिक अलगाव? अरे लेव वाइगोत्स्की सामाजिक अलगाव की बात थोड़ो करेंगे। लेव वाइगोत्स्की कहते हैं कि बच्चा समाज के साथ अंतःक्रिया करके सीखता है, अलगाव करके नहीं सीखता है। यहाँ पे मानकीकृत पाठ्यक्रम भी इंपॉर्टेंट नहीं है, सबसे इंपॉर्टेंट है पीयर कोलैबोरेशन, क्योंकि हम लेव वाइगोत्स्की की बात करेंगे। लेव वाइगोत्स्की कहते हैं कि बच्चा दूसरों के साथ क्रिया करके, दूसरों के साथ सहयोग के माध्यम से और समाज के साथ क्रिया करके सीखता है। तो यहाँ पे जो पीयर कोलैबोरेशन है यह आंसर आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, सहकर्मी ये कहते हैं कि बच्चा अपने साथियों के साथ बेहतर तरीके से सीखता है, चाहे वो फील्ड फिर मैदान में हो या क्लासरूम में हो या फिर समाज के लोगों के साथ में हो। विकास प्रकृति एवं पालन पोषण के डैश का परिणाम है। डेवलपमेंट इज द रिजल्ट ऑफ डैश ऑफ नेचर एंड नर्चर। तो यह प्रकृति और पालन पोषण के विसंबंधन का परिणाम है, या वियोजन का परिणाम है, या इंटरैक्शन का परिणाम है, या फिर स्वतंत्र कार्य का परिणाम है? आंसर सिंपल है, आप बता सकते हैं कि विकास प्रकृति एवं पालन पोषण के किसका? अंतःक्रिया का। ठीक है, हमारी नेचर एंड नर्चर के बीच जो एक इंटरैक्शन होता है उसका रिजल्ट क्या निकलता है? डेवलपमेंट। उसका रिजल्ट क्या निकलता है? विकास होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा? अंतःक्रिया। इंटरेक्शन इज द राइट वन ओवर हियर। अगला प्रश्न लीजिए। प्रश्न कहता है कि जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार अधिकांश बच्चे संतुलन, क्रमबद्धकरण और वर्गीकरण किस चरण में समझ लेते हैं? बच्चों के अंदर ये सब चीज़ें कैसे आ जाती, कब आती हैं? जब बच्चा चीज़ों को सीरिएशन में लगा पाएगा, क्रमबद्ध कर पाएगा। ये छोटा है, फिर ये बड़ा है, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, ऐसे सीक्वेंस में कब लगा पाएगा? उसके अंदर संतुलन कब आएगा? ये किस चरण में आ जाते हैं? जब बच्चे के अंदर मूर्त संक्रियात्मक यानी कि कॉन्क्रीट ऑपरेशनल जो स्टेज होती है, इसमें बच्चे के अंदर संतुलन, क्रमबद्धकरण, वर्गीकरण आ जाता है। कि भाई वर्गीकरण का मतलब हो गया जो छोटी छोटी चीज़ें हैं इनको इस बॉक्स में रख दो, जो इससे बड़ी चीज़ें हैं उनको इस बॉक्स में रख दो, जो सबसे बड़ी चीज़ें हैं उनको अलग कर दो। ये वर्गीकरण बच्चा कर लेगा। ठीक है, या जो रेड कलर की चीज़ें हैं उसको इसमें रख दो, येलो कलर की इसमें रख दो, है ना, ग्रीन कलर की चीज़ें इसमें रख दो, क्रमबद्ध कर दो, छोटी यहाँ लगाओ, इससे बड़ी यहाँ लगाओ, फिर ऐसे इससे बड़ी, फिर इससे ऐसे बड़ी। ये वर्गीकरण बच्चा कर पाएगा। ये सारी चीज़ें उसके अंदर कॉन्क्रीट ऑपरेशनल के अंतर्गत आ जाती हैं, यानी कि मूर्त संक्रियात्मक के अंतर्गत ये सब चीज़ें आ जाती हैं। इस प्रश्न में आप ये भी याद रखिएगा कि जो जीन पियाजे ने जो 4 स्टेजेस बताई हैं
वो यही 4 स्टेजेज हैं और ये पहली स्टेज है सेंसरी मोटर, जिसको सेंसरी मोटर स्टेज कहते हैं, हिंदी में इसको संवेदी पेशी अवस्था भी कहते हैं। 0 से 2 वर्ष का समय इसमें होता है। फिर इसके बाद आती है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था यानी कि प्री ऑपरेशनल स्टेज, इसका जो समय होता है वो 2 से 7 वर्ष होता है, ये भी आपको याद होना चाहिए। इसके बाद फिर आती है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज यानी कि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, इसका जो समय है वो 7 से 11 वर्ष तक का होता है। फिर आती है फॉर्मल ऑपरेशन यानी कि औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, ये 11 से 15 वर्ष तक मानी जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे आकर के बच्चे के अंदर ये सब चीज़ें आ जाती हैं 7 से 11 वर्ष में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए, कहता है निम्नलिखित में से किसे विद्यार्थियों में समुन्नत करना चाहिए, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी प्रमोटेड अमंग स्टूडेंट्स, बच्चों में कौन सी चीज़ हमें प्रमोट करनी चाहिए। क्या रटने की प्रवृत्ति बच्चों के अंदर हमें डालनी चाहिए कि बेटा बस रट्टा मार लो, नहीं, वेरी बैड। क्या हमें क्रिटिकल थिंकिंग को बच्चों के अंदर बढ़ावा देना चाहिए, ठीक है, अच्छी बात है। क्या, देखिए मैंने कहा था ना फिक्स्डनेस जो है ये क्या है, ये निगेटिव वर्ड है, कार्यात्मक जड़ता, ये बिल्कुल नहीं डालनी चाहिए। फिक्स्डनेस की बात हम नहीं करेंगे, कन्वर्जेंट थिंकिंग की बात नहीं करेंगे, हम डाइवर्जेंट थिंकिंग की बात करेंगे, इसलिए इसको भी हटा दो। ठीक है, सबसे बेस्ट ऑप्शन ये है, ए भी कट गया, बचा क्या, समालोचनात्मक चिंतन यानी कि क्रिटिकल थिंकिंग को बच्चों के अंदर बढ़ावा देना चाहिए। भाई किसी विषय वस्तु का अर्थ, उसकी अवधारणा, उसके पक्ष विपक्ष, उसके गुण क्या हैं, अवगुण क्या हैं, ये सब चीजें, इन सभी पक्षों पर विचार करना ही आपका समालोचनात्मक चिंतन या आलोचनात्मक चिंतन कहलाता है। आलोचनात्मक चिंतन या फिर इसको समालोचनात्मक चिंतन को अपसारी चिंतन भी कहा जाता है, इसको डाइवर्जेंट थिंकिंग भी कहा जाता है। ये जो है कि गुड बैड यानी कि जो गुण है उसके दोष हैं उनका निष्पक्ष तरीके से मूल्यांकन करता है। तो ये चीज बच्चों को बढ़ावा देनी चाहिए कि जिसमें बच्चा हर चीज की उसके पक्ष विपक्ष पर ध्यान दे, गुण अवगुण देखे, है ना, उसका अर्थ क्या है, अवधारणा क्या है, हर चीज पर फोकस करे। इस चीज को बच्चों के अंदर प्रमोट हमें करनी चाहिए। अगला क्वेश्चन लीजिए, प्रश्न कहता है, बहुत प्यारा सा प्रश्न है, वह कौन सी समस्या समाधान की प्रक्रिया है जिसमें निर्धारित चरण दर चरण यानी कि स्टेप बाय स्टेप विधि का अनुसरण किया जाता है। तो वो है हमारी एल्गोरिथम यानी कि कलन विधि। कलन विधि क्या है, कलन विधि जो है ये एक प्रकार का फॉर्मूला होता है, ये एक प्रकार का सूत्र होता है जो किसी भी सवाल को हल करने के लिए अप्लाई किया जाता है। और आपको पता है कि कोई भी फॉर्मूला हो उसमें हम स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। ठीक है, अगर एक भी स्टेप इधर से उधर हुआ तो पूरा का पूरा सवाल हमारा गलत हो जाता है। तो ये एल्गोरिथम है। ठीक है, समस्या को समाधान करने के लिए हम क्या करते हैं, हम किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, डायरेक्ट समस्या के एंड तक नहीं पहुंचते, हम स्टेप बाय स्टेप चल करके उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। उसके लिए हमें कलन विधि का प्रयोग करना चाहिए। वेरी गुड। अगला प्रश्न लीजिए, बड़ा प्यारा सा प्रश्न है, फिर कहता है, चलिए आप लोगों के प्रश्न बड़े अच्छे प्रश्न हमने ढूंढ के डाले हैं और आप फिर लास्ट में जब बताएंगे तो उससे पता चलेगा कि आपको प्रश्न कितने पसंद आए हैं। कहता है, अधिगम अधिक प्रभावशाली रूप से होता है अगर लर्निंग हैपेंस मोर इफेक्टिवली इफ, कब होता है भाई, जब कक्ष का वातावरण भय मुक्त हो, जिसमें कोई डर ना हो, बच्चा निडर तरीके से खड़ा होकर के प्रश्न पूछ सकता है, टीचर के क्वेश्चन का आंसर दे सकता है, अपनी बात रख सकता है, अपने विचार रख सकता है। क्या वो सही है? ठीक लग रहा है हमको, तो ठीक लग रहा है। अध्यापक विद्यार्थियों के अधिगम संबंधित व्यक्तिगत अंतर को अनदेखा करते, क्या वो इफेक्टिव होगा? अगर अनदेखा करोगे तो फिर कैसे काम चलेगा? इग्नोर नहीं करेंगे हम, इसको काट दो, इट इज़ नॉट गुड, ये इफेक्टिव नहीं होगा। पढ़ाई गई विषय वस्तु बहुत जटिल, अगर वेरी कॉम्प्लेक्स कर दोगे तो बच्चे के क्या समझ में आएगा? हटा दो इसको। विद्यार्थियों के मतों को या कॉन्सेप्ट की व्याख्या के दौरान ना अपनाया जाए, क्यों भाई? स्टूडेंट्स के ओपिनियन को क्यों नहीं अपनाया जाएगा? अगर उसके ओपिनियन को, उसके थॉट्स को हम महत्व नहीं देंगे, अपनाएंगे नहीं, तो बच्चे के अंदर कैसे उसकी जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो कैसे बढ़ेगा? इसको भी हटा दो। सबसे बेस्ट तरीका यही है कि कक्षा का वातावरण अगर भयमुक्त होता है तो बच्चा निडर होकर के प्रश्न पूछता भी है, अपनी बात रखता भी है, टीचर से जो है तर्क वितर्क भी करता है। यही जो है इफेक्टिव तरीके से यानी प्रभावशाली रूप होता है जिसमें बच्चे की लर्निंग अच्छी होती है। ओके, अगला प्रश्न लीजिए। कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कारक अधिगम के लिए
आंतरिक अभिप्रेरणा को संचालित करता है या अग्रता प्रदान करता है, जिससे बच्चे के अंदर आंतरिक अभिप्रेरणा आए। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर लीड्स टू इंट्रिंसिक मोटिवेशन टू लर्न। क्या पुरस्कार से हमारी आंतरिक अभिप्रेरणा जो है कि हमें आंतरिक रूप से अभिप्रेरणा मिलेगी? अगर हमें पुरस्कार दे दिया जाए तो पुरस्कार मिल गया, हमारी जो प्रेरणा थी, अभिप्रेरणा थी, वो खत्म हो गई और फिर बच्चा फिर वैसे नॉर्मल हो जाएगा। या वो तो थोड़ा पुरस्कार के लिए मेहनत कर रहा था कि अगर हम 2 क्वेश्चन क्लास में सुना देंगे तो हमें टॉफी मिलेगी। टॉफी मिल गई, क्वेश्चन में सुना दिया, अगले दिन टीचर ने कहा कि कल याद करके आना, हमने याद ही नहीं किया क्योंकि अगले दिन टॉफी नहीं मिल रही थी। तो ये पुरस्कार कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। दंड, डर, क्या ये अधिगम के लिए आंतरिक अभिप्रेरणा का काम करेगा? ये आंतरिक अभिप्रेरणा का काम नहीं करेगा, ये बाहरी प्रेरणा है। पुरस्कार, दंड, प्रशंसा, ये सब बाहरी हैं। आंतरिक तो वो है जो आपके अंदर से निकले, वो कहलाता है इंटरेस्ट, वो कहलाता है रुचि। अगर हमें इंटरेस्ट है तो हम पढ़ रहे हैं, हमें कुछ बनना है, हम कुछ बनना चाहते हैं, तब हम उसको पढ़ रहे हैं। वो हमारी इंटरेस्ट यानी कि हमारी आंतरिक अभिप्रेरणा, हमारे अंदर से आवाज आती है कि हमको पढ़ना चाहिए, ये आंतरिक है। बाकी पुरस्कार मिल गया, दंड मिल गया, प्रशंसा, ये सब बाहरी प्रेरणा है। जब तक आप अंदर से मोटिवेट नहीं होते हैं तब तक आप सीख नहीं सकते, बाहर से चाहे आपको कुछ भी दे दिया जाए। अगला प्रश्न लीजिए। प्रश्न कहता है कि देखिए अच्छा, ऊपर जैसे हम आंतरिक अभिप्रेरणा का मतलब ही होता है कि अपने लक्ष्य को पूरा करने की प्रेरणा स्वयं आपके अंदर से आनी चाहिए, है ना। प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से कौन से अधिगम को प्रभावित करने वाले परिवेशीय कारक हैं? अधिगम को प्रभावित करने वाले परिवेशीय कारक हैं, यानी कि इन्वायरमेंटल फैक्टर और व्यक्तिगत कारक नहीं है। देखिए, एंड नॉट अ पर्सनल फैक्टर, यानी कि परिवेशीय तो हैं, इन्वायरमेंटल तो हैं, लेकिन व्यक्तिगत नहीं है, पर्सनल नहीं है। समझ का स्तर तो व्यक्तिगत है, क्योंकि लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग क्या है, यह आपका व्यक्तिगत हो जाएगा, थोड़ा और ठीक है। चलिए, ये तो व्यक्तिगत हो जाएगा, ठीक है। भावात्मक, आपका इमोशनल जो है वो व्यक्तिगत होता है, पर्सनल होता है, ये एनवायरमेंटल नहीं है। लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग, आपकी समझ का स्तर क्या है, ये क्या है, ये व्यक्तिगत है, एनवायरमेंटल नहीं है। हाँ, टीचिंग लर्निंग मटेरियल किस तरीके के आपको मिल रहे हैं, किस टीएलएम के माध्यम से आप पढ़ रहे हैं, ये एनवायरमेंटल है। सीखने के लिए जो आंतरिक अभिप्रेरणा है, आंतरिक अभिप्रेरणा अभी हमने आपको पीछे बताया, जिसमें क्या हो, अपने लक्ष्य को पूरा करने की प्रेरणा स्वयं आपके अंदर से आती है, वो क्या है, ये भी व्यक्तिगत होती है। लेकिन ये जो टीचिंग लर्निंग मटेरियल होता है, हमें सीखने के लिए जो बाहरी चीज़ें मिल रही हैं, किस चीज़ों के माध्यम से हम सीख रहे हैं, ये सब एनवायरमेंटल फैक्टर कहलाते हैं, ये सब एनवायरमेंटल फैक्टर के अंतर्गत आते हैं। ओके, वेरी गुड, इतनी बात होती है क्लियर। अगला प्रश्न आपके सामने, क्वेश्चन कहता है, देखिए क्या कहता है, थोड़ा सा इसको जूम देखिए। चलिए, बहुत प्यारे से प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सी प्रवृत्ति या गुण पूर्णतः आनुवंशिक है? विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रेट्स आर डिटरमाइंड सोलली बाय हेरिडिटी, यानी कि कौन है जो पूर्ण रूप से आनुवंशिक चीज है? आंखों का रंग, क्या ये पूर्ण रूप से आनुवंशिक है? बुद्धि, क्या बुद्धि पूर्ण रूप से आनुवंशिक है? देखिए, जो बुद्धि है इस पर वातावरण का प्रभाव पड़ता है, ठीक है। बच्चे को जिस तरीके का एटमॉस्फेयर मिलता है, बच्चा उस तरीके से चीज़ों को सीखता चला जाता है। मोरल डेवलपमेंट, ये इस पर एटमॉस्फेयर का फर्क पड़ता है। सोशल स्किल्स, ये हम समाज में जाकर के समाज के लोगों के साथ उठ बैठ करके सीखते हैं, लेकिन इस पर क्या है, इन पर जो है एनवायरनमेंट का प्रभाव पड़ जाता है। लेकिन हमारी आँखों का रंग जो है ये पूर्णतः आंशिक होता है, ये पूर्णतः आनुवंशिक होता है, ठीक है। तो इसमें केवल ए राइट हो जाएगा। आँखों का रंग क्या है, पूर्णतः, यानी कलर ऑफ आई जो है ये पूर्णतः आनुवंशिक है, क्योंकि इसको वातावरण के द्वारा चेंज नहीं किया जा सकता। जबकि बुद्धि, नैतिक विकास, सामाजिक कौशल,
इनके विकास में, इनके डेवलपमेंट में एटमॉस्फेयर की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। बच्चे को जैसा एटमॉस्फेयर मिल रहा है, बच्चा वैसे ही उसके अंदर नैतिक विकास होगा। चोरों के साथ रह रहा है तो चोरी डकैती सीखेगा, बेईमानों के साथ रह रहा है बेईमान हो जाएगा, है ना। जिस समाज में रह रहा है वैसा बन जाएगा। जैसे एटमॉस्फेयर, जैसी चीज़ें सिखाओगे वैसे उसकी बुद्धि काम करना शुरू कर देगी। तो इन सब चीज़ों पर फर्क पड़ता है। आंखों के रंग जो है ये पूर्णतः आनुवंशिक होता है। कहता है, क्वेश्चन कहता है कि सीता का साइकिल चलाने के पूर्व अनुभव के आधार पर, यानी कि जो सीता है वो साइकिल चला लेती है, उसको साइकिल का जो है कि पहले से एक्सपीरियंस है, ठीक है। पर स्कूटर चलाने के तरीकों में बदलाव करना क्या कहलाएगा? क्योंकि अब वो स्कूटर चलाएगी तो उसको साइकिल चलाने के जो तरीके थे उसको अब यहाँ पे उन तरीकों को बदलना पड़ेगा, उसमें परिवर्तन लाना पड़ेगा। ये क्या कहलाता है? इसको अकोमोडेशन कहते हैं, इसको समायोजन कहते हैं, और इसकी बात जीन प्याजे करते हैं। कौन करते हैं? ये जो समायोजन का कॉन्सेप्ट है ये किसने दिया है? ये जीन प्याजे ने दिया है, ठीक है। समायोजन, आइए इसको थोड़ा समझाते हैं। देखिए यहाँ पे जीन प्याजे का जो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है, इसमें संज्ञानात्मक विकास से कुछ महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट इन्होंने दिए हैं, ठीक है। जैसे आत्मसात्करण और समायोजन, ये दो उप प्रक्रियाएँ होती हैं। आत्मसात्करण का मतलब होता है जिसको एसिमिलेशन कहते हैं। इसमें पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान के साथ जोड़ना आत्मसात्करण कहलाता है। यानी कि जैसे पहले बच्चे को बताया गया कि ये क्या, बच्चे ने पूछा है क्या है, तो आपने बताया कि ये डॉग है, ये कुत्ता है, इसकी एक पूंछ होती है और ये काले कलर का है, इसके दो कान होते हैं, ये भौंकता है, ये कुत्ता है। अब बच्चे को एक दिन इस तरीके का डॉगी मिल गया, इस तरीके का डॉगी मिल गया तो बच्चे ने देखा ये कौन सा जानवर है। फिर उसने देखा अरे ये तो वही जानवर है जो हमने देखा था, इसके कान भी हैं, पूंछ भी है, अंतर इतना है कि उसका रंग काला था, इसका सफ़ेद है, वो भी भौंक रहा था, ये भी भौंक रहा था। तो अब इसने क्या किया, अपने पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान के साथ जोड़ लिया, ठीक है। तो ये आत्मसात्करण कहलाएगा। लेकिन जब बच्चे को कुछ दिन बाद एक बिल्ली दिखाई पड़ी, ठीक है, अब बच्चे ने देखा अरे ये भी कुत्ता है क्या, अरे नहीं यार, इसके कान है, पूंछ तो है, कलर इसका चेंज है, और ये तो म्याऊं म्याऊं कर रही है। ये क्या कर रही है? ये म्याऊं म्याऊं कर रही है। तो यहाँ पे बच्चे ने अपने पूर्व अनुभव में परिवर्तन किया, उसमें बदलाव किया और वातावरण के साथ एक तालमेल बिठाया। इसी को समायोजन कहते हैं, इसी को अकोमोडेशन कहते हैं, ठीक है। तो ये बात आपको आई समझ, अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। यानी कि समायोजन के द्वारा पूर्व ज्ञान या योजना में परिवर्तन करके वातावरण के साथ तालमेल जो स्थापित किया जाता है उसको समायोजन कहते हैं। अब यहाँ पे सीता अपने साइकिल चलाने के का जो उसको अनुभव है उसमें परिवर्तन लाएगी और नए तरीके यानी कि उन तरीकों में बदलाव लाएगी और वो स्कूटर चला पाएगी। दैट इज कॉल्ड समायोजन। इतनी बात होती है क्लियर। क्वेश्चन कहता है कि प्राथमिक विद्यालय के बच्चों को, यानी कि कक्षा 1 से 5 तक की बात हो रही है, प्राथमिक विद्यालय के बच्चों को पढ़ाने के लिए लेव वाइगोत्स्की ने निम्नलिखित में से कौन सी तकनीकी सुझाई है कि जो प्राथमिक स्तर के बच्चे होते हैं उनको पढ़ाने के लिए क्या आपको इंस्ट्रक्शनल स्कैफोल्डिंग का यूज़ करना चाहिए। स्कैफोल्डिंग आपने पढ़ा होगा, वाइगोत्स्की का ये कॉन्सेप्ट है और इसमें उन्होंने कहा है कि बच्चे को थोड़ी आप हेल्प कर सकते हैं। या फिर पुनर्बलन, रीइंफोर्समेंट की बात करेंगे, रीइंफोर्समेंट की बात वाइगोत्स्की नहीं करते हैं। सौम्य धारण या संतुलन की बात, यहाँ पे इक्विलिब्रेशन की बात नहीं होगी, अभिक्रमित शिक्षण नहीं है। यहाँ पे हमारा इंस्ट्रक्शन स्कैफोल्डिंग होगा जिसमें बच्चे को हम थोड़े समय के लिए हेल्प करते हैं, ठीक है। अनुदेशनात्मक पाठ, इसका अर्थ है छात्रों को सीखने और समस्या समाधान के लिए दिया जाने वाला एक समर्थन है, कुछ समय के लिए जो उसको हेल्प दी जाती है। ये देखिए यहाँ पे इसका स्कैफोल्डिंग है लेव वाइगोत्स्की का, यानी कि वयस्कों द्वारा दी जाने वाली टेम्पररी हेल्प, जो कुछ समय के लिए हम सहायता करते हैं, कुछ समय के लिए बच्चे को गाइड करते हैं, ठीक है। इसी को स्कैफोल्डिंग पाड़ या ढांचा कहा जाता है। यहाँ पे पिताजी बच्चे को पहले साइकिल में हाथ लगा रहे थे कि बच्चा साइकिल चला लेगा, हाथ पकड़े हुए थे, फिर बाद में वो हाथ छोड़ देते हैं, यानी बच्चे की इन्होंने थोड़ी सी हेल्प की, अब बच्चा खुद साइकिल चला रहा है। तो इसीलिए आप अगर बच्चा काम कर रहा है, होमवर्क कर रहा है, आप अगर थोड़ी सी हेल्प कर देंगे तो बच्चा फिर हो सकता है अपने आप काम कर ले। तो यही कहते हैं यहाँ पे वाइगोत्स्की कि बच्चे को थोड़ी हेल्प टीचर कर दे, बच्चा फिर कर लेगा। तो ये अनुदेशनात्मक या इंस्ट्रक्शनल स्कैफोल्डिंग कहलाता है। अगला पॉइंट हमारा कहता है कि प्रगतिशील शिक्षा के संदर्भ में, देखिए बहुत भारी है क्वेश्चन, चलिए ठीक है। प्रगतिशील शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है।
इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ प्रोग्रेसिव एजुकेशन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट। प्रोग्रेसिव एजुकेशन की बात हो रही है। कम क्षमता वाले बच्चों की कक्षा में उपेक्षा करनी चाहिए, बिल्कुल गलत बात है। हम किसी भी बच्चे की क्लास में उपेक्षा नहीं करेंगे, हम बच्चे को इग्नोर नहीं करेंगे, हम बच्चे को डिस्करेज नहीं करेंगे, ठीक है। कक्षा में प्रजातंत्र का कोई स्थान नहीं होना चाहिए, डेमोक्रेसी का कोई स्थान नहीं होना चाहिए, ये कौन सी बात हो गई, ठीक है। विद्यार्थियों को समस्या समाधान के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, ये बेस्ट ऑप्शन है। स्टूडेंट शुड बी इनकरेज्ड टू बिकम प्रॉब्लम सॉल्वर्स। विद्यार्थी को समस्या समाधान के लिए हम इनकरेज करें कि बेटा आप समस्या समाधान कर सकते हो, आपके अंदर क्षमता है, योग्यता है, सोचो तो, करो तो कर लोगे तुम, इसको हम प्रोत्साहित कर सकते हैं। पुस्तक केंद्रित होनी चाहिए, यानी कि कक्षा जो है क्लासरूम पुस्तक केंद्रित, यानी कि जो किताब में सिर्फ वही पढ़ाओ, बाहर का कोई मतलब नहीं है, वेरी बैड ऑप्शन। सबसे बेस्ट ऑप्शन यही है प्रगतिशील शिक्षा के बारे में। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट वन इन दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं तो अगला प्रश्न हमसे कहता है कि हॉवर्ड गार्डनर के अनुसार किसी अन्य व्यक्ति के मनोदशा, स्वभाव और प्रवृत्ति को समझकर प्रतिक्रिया देने की योग्यता को किस नाम से जाना जाता है। तो जब हम दूसरे व्यक्ति की मनोदशा को समझ लेते हैं, दूसरे व्यक्ति की स्वभाव को जान लेते हैं, उसकी प्रवृत्ति को समझ करके हम रिएक्ट करते हैं, तो आपको पता है इसको इंटरपर्सनल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसको इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस यानी कि अंतर्वैयक्तिक बुद्धि कहा जाता है। और जब हम अपनी खुद की मनोदशा, खुद के भाव को समझ करके अपने आप को कंट्रोल रखते हैं तो उसको इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस कहा जाता है। कहने का तात्पर्य है कि जब व्यक्ति अपनी भावनाओं, उद्देश्यों और इच्छाओं के बारे में जागरूक होता है तब उसे हम अंतःवैयक्तिक बुद्धि कहते हैं, ठीक है। जब वो अपनी भावनाओं, अपने उद्देश्य, अपनी इच्छाओं के बारे में जागरूक होता है तब ये कहलाता है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। हमारा ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न लीजिए, कहता है कि लड़कियों की तरह ना रो, तुम लड़के हो। पिता के द्वारा पुत्र को कहा गया ये वाक्य क्या दर्शा रहा है? ये जेंडर पहचान को दर्शाता है या जेंडर रूढ़िवादिता को दर्शाता है, जेंडर स्थिरता को या फिर जेंडर समानता को? लड़कियों की तरह ना रो यार, तुम तो लड़के हो, ये जेंडर स्टीरियोटाइप का उदाहरण है, जेंडर रूढ़िवादिता को दर्शाता है जिसमें हम लड़के लड़की में भेद करते हैं, ठीक है। चलिए अगला सिंपल सा क्वेश्चन था, आप आसानी से इसको कर पाएंगे। क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से किस युग्म का मिलान सही है? सृजनात्मक, क्या सृजनात्मकता अगर बालक के अंदर होगी तो क्या उसके अंदर कन्वर्जेंट थिंकिंग होगी? नहीं, जो क्रिएटिव बच्चा है उसके अंदर डाइवर्जेंट थिंकिंग होगी। वो एक समस्या के अनेक सॉल्यूशन ढूंढने का प्रयास करेगा, ठीक है। लेखन, डिसलेक्सिया में डिफिकल्टी इन रीडिंग टेक्स्ट, ये बात सही है कि जो डिसलेक्सिया होता है इसमें बच्चे को टेक्स्ट को रीड करने में दिक्कत होती, गॉड को डॉग पढ़ सकता है, बी को डी पढ़ सकता है, इस तरीके से। बौद्धिक स्तर एक स्थायी व्यक्तिगत अभिलक्षण है। देखिए बौद्धिक स्तर जो है ये स्थायी और अस्थायी व्यक्तिगत अभिलक्षण है, केवल स्थायी नहीं है, इसलिए ये भी कट जाएगा। और क्या बचा फिर? नीचे बचा समावेश। विशिष्ट विद्यालयों में असमर्थ अधिगमकर्ताओं की शिक्षा नहीं। समावेशी तो सबको इंक्लूड करता है, सभी प्रकार के बच्चों को इंक्लूड करके पढ़ाता है ये, है ना, सबको समर्थन देता है, सभी को इंक्लूड करता है, इसलिए ये भी कट जाएगा। बेस्ट ऑप्शन क्या बचा? डिसलेक्सिया वाला, यही मिलान इसका सही है। अगला क्वेश्चन लीजिए, अगला प्रश्न आपके सामने है, कहता है कि विद्यालय में पाठ्यक्रम निर्धारित करने के लिए इस प्रकार का पाठ्यक्रम नियम लागू करना चाहिए जो डैश से और डैश से डैश की तरफ बढ़े। विद्यालय में कैसा पाठ्यक्रम होना चाहिए? विद्यालय में पाठ्यक्रम ऐसा हो, सॉरी थोड़ा इसको जूम इन करते हैं, ठीक है। विद्यालय में पाठ्यक्रम ऐसा हो जो मूर्त हो, मूर्त से अमूर्त की तरफ चले। पहले हम बच्चों को मूर्त चीज़ें दिखाएं, समझाएं, जो चीज़ें प्रेजेंट हैं सामने। जैसे अगर हमें बच्चों को 2 + 2 4 पढ़ाना है तो हम 2 पेंसिलें यहाँ पे ले सकते हैं, 2 पेंसिल यहाँ पे ले करके फिर लास्ट में चारों पेंसिल इकट्ठा रख के कहेंगे बच्चा बेटा देखो 2 पेंसिल ये थी, तो ये थी, अब ये हो गई 4, ये मूर्त हो गया। फिर हम डायरेक्ट ब्लैक बोर्ड पर समझाएंगे बेटा 2 और 2 ये होते हैं 4। फिर हम उनको लाइन खींच करके, हो सकता है लाइन खींच करके उसको हम पढ़ाएं, फिर वो भी ना करें, फिर डायरेक्ट ऐसे ऐसे पढ़ाएं, ये अमूर्त हो गया। फिर वैश्विक, नहीं, स्थान से पहले विश्व नहीं आएगा, पहले मूर्त आएगा, फिर अमूर्त, फिर स्थानीय।
पहले मूर्त चीजें समझाएंगे, फिर अमूर्त तरीके से, फिर जो आसपास की चीजें हैं, जो लोकल चीजें हैं, उनके बारे में बताएंगे, फिर हम ग्लोबल पर पहुंचेंगे, फिर हम विश्व स्तर पर पहुंचेंगे। इस तरीके से बच्चे को पढ़ाना चाहिए, इस तरीके से पाठ्यक्रम निर्धारित करना चाहिए। अगला प्रश्न लीजिए। प्रश्न कहता है, देखिएगा, वेरी गुड, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है आपके सामने। क्वेश्चन इज कि विविध पृष्ठभूमियों के अधिगमकर्ताओं को, जो अलग अलग पृष्ठभूमि से आए हैं बच्चे, उनको संबोधित करने के लिए एक अध्यापक को क्या करना चाहिए? उनको संबोधित करने के लिए टीचर एक मानकीकृत आकलनों का इस्तेमाल करना चाहिए सभी के लिए। स्टैंडर्डाइज्ड असेसमेंट करना चाहिए? नहीं, नॉट गुड। ऐसे कथनों का इस्तेमाल करना चाहिए जो नकारात्मक रूढ़िबद्ध धारणाओं को मजबूत करें? अरे नहीं, हमें जो नकारात्मक रूढ़िबद्ध धारणा है वही तो हटानी है। विविधता संबंधी मुद्दों पर बातचीत टालनी चाहिए? क्या टालने से कोई समस्या हल हो सकती है? नहीं। विविध विन्यासों से उदाहरण लेने चाहिए। अगर आपकी क्लास में बच्चे अलग अलग पृष्ठभूमि से आए हैं, अलग अलग जाति धर्म समुदाय के बच्चे हैं, अलग अलग क्षेत्र से आए होंगे, तो ऐसे बच्चों को क्या करना चाहिए कि अलग अलग तरीके के आप उदाहरण भी लीजिए। अगर अलग अलग जाति धर्म समुदाय के बच्चे हैं तो आप अलग अलग जाति धर्म समुदाय के उदाहरण भी ले सकते हैं, अलग अलग क्षेत्र के उदाहरण ले सकते हैं, ताकि किसी बच्चे को ऐसा न लगे कि ये किसी एक ही जाति धर्म समुदाय या एक ही क्षेत्र संस्कृति की बात कर रहे हैं। ठीक है, अलग अलग तरीके से आपको उदाहरण लेने चाहिए। संरचनात्मकता की पहचान का प्रमुख लक्षण क्या है? संरचनात्मकता की पहचान का मतलब यह है, क्या अगर बच्चा बहुत ज्यादा एक्टिव है तो वो क्रिएटिव है? नहीं। अगर बच्चा असतर्क है, अगर असतर्क है तो क्रिएटिव कैसे हुआ? या कम प्रज्ञानता यानी कि लो कंप्रीहेंशन, ये भी संरचनात्मकता का उदाहरण नहीं है। संरचनात्मक जो बच्चा होता है, जो क्रिएटिव बच्चा होता है, उसके अंदर अपसारी चिंतन होता है, डाइवर्जेंट थिंकिंग होती है। अपसारी चिंतन में बालक अलग अलग प्रकार से अलग अलग दिशा में सोचता है, जिससे किसी एक समस्या के या प्रश्न के अनेक सॉल्यूशन वो ढूंढ लेता है। क्वेश्चन कहता है, देखिएगा, कि निम्न में से अध्यापन अधिगम का सबसे प्रभावशाली माध्यम कौन सा होगा? विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट इफेक्टिव मोड ऑफ टीचिंग लर्निंग? टीचिंग लर्निंग का सबसे इफेक्टिव मोड क्या होगा? बिना विश्लेषण के अवलोकन करना। बिना विश्लेषण के अवलोकन करना, ये तो ठीक नहीं लग रहा है। या अनुकरण यानी कि नकल को दोहराना। क्या नकल करने से हमारा जो टीचिंग लर्निंग है वो बेस्ट हो जाएगी? नहीं होगी। क्या रोट मेमोराइजेशन को बढ़ावा दिया जा सकता है? रट्टाफिकेशन को बढ़ावा नहीं दिया जा सकता है। हाँ, संकल्पनाओं के बीच संबंध खोजना, यानी कि जो भी कॉन्सेप्ट आप, जो भी टॉपिक्स आप पढ़ा रहे हैं, उनके बीच में एक संबंध होना चाहिए। क्या होना चाहिए? टीचिंग लर्निंग को हम और इफेक्टिव बना सकते हैं जब हम चीज़ों को एक के साथ दूसरी जोड़ करके पढ़ाएं। ऐसा ना हो एक टॉपिक यहाँ का पढ़ा दिया, एक टॉपिक वहाँ का पढ़ा दिया, एक बात यहाँ की कर रहे हो क्लास में, एक वहाँ की कर रहे हो, बच्चे के क्या समझ में आ जाएगा? बच्चा बोर हो जाएगा। क्या करना है? हमें इस तरीके से पॉइंट रखने जो आपस में संबंध रखते हों, आपस में जुड़े हों, कॉन्सेप्ट आपस में एक दूसरे से रिलेट करते हों, इस तरीके से बच्चों को हमें पढ़ाना है। अगला प्रश्न लीजिए। कहता है, देखिएगा, कि एक अध्यापिका को दिए गए किसी कार्यकलाप में, एक टीचर कार्यकलाप में छात्रों की विभिन्न त्रुटियों का विश्लेषण करना चाहिए। एक टीचर को बच्चों के द्वारा की गई गलतियों का विश्लेषण क्यों करना चाहिए? इसके आधार पर वो ज़्यादा त्रुटियां करने वाले छात्रों को दूसरे छात्रों से अलग कर सकती है। हम देखिए, ये जो सिगरेट होता है ना, सेग्रेशन हो गया, लेबल्ड हो गया, ये वर्ड निगेटिव हैं। हम बच्चों को अलग थलग नहीं करेंगे। अधिगम केवल त्रुटियों के शोधन पर निर्भर करता है। लर्निंग इज सोरली बेस्ड ऑन करेक्शन ऑफ एरर्स, नहीं, ये भी सही नहीं है, इसको भी हटा दो। इसके आधार पर वह दंड की मात्रा निर्धारित कर सकती है कि किसकी कितनी गलतियां, उसके हिसाब से कितने डंडे उसको पड़ेंगे। क्या यही इसको बस इतना ही होना चाहिए? नहीं, त्रुटियों की समझ होनी चाहिए। अध्यापन अधिगम प्रक्रिया के लिए अर्थपूर्ण है, यानी त्रुटियों की समझ टीचर को होनी चाहिए। इसीलिए उसको विश्लेषण करना चाहिए कि आखिर बच्चा गलती क्यों कर रहा है, कहाँ कर रहा है, किस तरीके से कर रहा है, कौन से टॉपिक में ज़्यादा गलती कर रहा है, क्या चीज़ इसको समझ में नहीं आ रही है। इस तरीके से टीचर को एनालिसिस करना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट वन इन दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। कहता है कि अधिगम की अभिप्रेरणा को किस प्रकार कायम रखा जा सकता है, यानी कि जो आपके अंदर मोटिवेशन है टू लर्न, सीखने का जो मोटिवेशन है उसको कैसे हम कायम रख सकते हैं, कैसे वो हमारे अंदर बना रहे।
बच्चों को बहुत आसान एक्टिविटी दे करके क्या उनके अंदर अभिप्रेरणा बनी रहेगी? बहुत आसान में तो बोर हो जाएंगे। या रट्टाफिकेशन की बात तो हम कहीं कभी भी नहीं करेंगे, दंड कभी नहीं देंगे। हाँ, प्रवीणता अभिमुख लक्ष्यों पर जोर दे करके, जहां बच्चा जिस यानी कि मास्टरी ओरिएंटेड गोल्स पर फोकस करके हमारा जो अधिगम है, जो मोटिवेशन है, वो मोटिवेशन टू लर्न बना रहेगा। मास्टरी ओरिएंटेड गोल का मतलब होता है कि यहाँ पे जो विद्यार्थी होता है वो लक्ष्य निर्धारित करने पर विद्यार्थी उस विषय में महारत प्राप्त करने के लिए लर्निंग करना चाहता है। जैसे अगर आप साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं तो इसलिए साइकोलॉजी मत पढ़िए कि आपको 30 में 25 या 28 आ जाएं। आप इस तरीके से पढ़िए कि आपको साइकोलॉजी में महारत हासिल हो जाए, आप मास्टरी हासिल कर लें साइकोलॉजी में, तो फिर सीडीपी में 30 के 30 तो पक्के ही हैं। अगर ये समझ के पढ़ोगे कि 30 में बस पास हो जाए कैसे भी सीडीपी में, तो भले ना पास हो पाओ, लेकिन तो भले ना आपके 30 में 25 आए, 20 आए, लेकिन जब ये समझ के पढ़ोगे कि मुझे मास्टरी हासिल करनी है, मुझे गहनता से पढ़ना है, तब तो 30 में 30 आने के चांस रहते हैं। तो ये है कि अधिगम की अभिप्रेरणा को हम प्रवीणता अभिमुखी लक्षण पर जोर दे करके कायम रख सकते हैं। अगर हम मास्टरी ओरिएंटेड गोल हासिल करना चाहते हैं, अगर हम मास्टरी हासिल करना चाहते हैं, तब उस चीज़ को उस तरीके से हमें पढ़ना चाहिए। ठीक है, अगला प्रश्न कहता है, देखिएगा कि अधिगम का संरचनात्मक विचार ये सुझाव देता है कि ज्ञान की संरचना में बच्चे सक्रिय भूमिका निभाते हैं, प्ले एन एक्टिव रोल इन। हाँ, अधिगम का जो संरचनात्मक विचार होता है, इसमें बच्चे ज्ञान की संरचना में एक्टिव होकर के काम करते हैं। बच्चे पूर्ण रूप से पाठ्य पुस्तकों पर निर्भर, बच्चों को हम पाठ्य पुस्तक पर पूरी तरीके से निर्भर नहीं करेंगे। क्या इसमें बच्चों की कोई भूमिका नहीं होती? ऐसा नहीं है। बच्चे पूर्ण रूप से वयस्कों पर निर्भर रहते हैं? नहीं, सीधी सी बात है, इसमें बच्चे सक्रिय भूमिका निभाते हैं। कैसी भूमिका निभाते हैं? एक्टिव होकर के इसमें इन्वॉल्व होते हैं। अधिगम के लिए निम्न में से कौन सी धारणा उपयुक्त है? प्रयासों से कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों नहीं पड़ता भाई? है ना, जब हम एफर्ट करेंगे, प्रयास करेंगे तो लर्निंग तो होगी ही। असफलता अनियंत्रित है, योग्यता सुधार्य है, योग्यता अटल है। देख, सबसे बेस्ट ऑप्शन ये है कि इसमें एबिलिटीज इम्प्रूवेबल क्या है? योग्यता सुधार्य है। यानी कि यहाँ योग्यता सुधार्य का अर्थ किसी भी योग्यता से है जिसे व्यक्ति ने अर्जित किया है। कोई योग्यता जिसे व्यक्ति ने प्राप्त किया है, अर्जित किया है, लर्निंग के द्वारा उसमें सुधार किया जा सकता है। योग्यता क्या है? योग्यता ऐसी है जिसमें सुधार किया जा सकता है। ठीक है, एबिलिटीज इम्प्रूवेबल, इसको हम इम्प्रूव कर सकते हैं। अगर हमने कोई गलत नॉलेज गेन कर लिया है तो फिर उसको हम लर्निंग के माध्यम से ठीक कर सकते हैं। बच्चों को सीखने में कठिनाई होती है जब, कब बच्चों को सीखने में कठिनाई होती है? बच्चे को सीखने में कठिनाई होती है जब अधिगम सामाजिक संदर्भ में हो। नहीं, अगर अधिगम सामाजिक संदर्भ में है तो कठिनाई नहीं होगी। विषय वस्तु को बहुरूप में अगर किसी भी कंटेंट को हम मल्टीपल वेज में बच्चों के सामने रख रहे हैं तो कठिनाई नहीं होगी और ज़्यादा बच्चा सीखेगा। सूचना अलग अलग टुकड़ों में अगर आप प्रस्तुत करेंगे तो सीखने में कठिनाई जरूर होगी। जब हम किसी टॉपिक को अलग अलग टुकड़ों में बता रहे हैं, एक यहाँ की एक वहाँ की दे रहे हैं, रख रहे हैं क्लास में, ठीक है, आज ये टॉपिक पढ़ा दिया, कल वो टॉपिक पढ़ा दिया, आपस में कोई संबंध नहीं है, तो बच्चों को सीखने में दिक्कत होगी। इसलिए ऑप्शन नंबर सी जो है वहाँ यहाँ पे बेस्ट ऑप्शन हो जाता है। वो आंतरिक रूप से अभिप्रेरित हो। अगर बच्चा आंतरिक रूप से अभिप्रेरित होगा तो वो पढ़ेगा ही पढ़ेगा, इसमें कोई बाधा नहीं आएगी। ठीक है, अगला प्रश्न नीचे कहता है, बच्चे के विकास की व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस पर प्रतिरूपित किया जा सकता है? देखिए, व्यक्तिगत विभिन्नताओं को न आनुवंशिकता पर न पर्यावरण पर। क्यों नहीं भाई? व्यक्तिगत विभिन्नता क्या है? ये आनुवंशिकता और पर्यावरण की पारस्परिकता पर प्रत्यारोपित किया जा सकता है। यानी कि जो व्यक्तिगत भिन्नता होती है, इसके पीछे आनुवंशिकता और पर्यावरण का अहम रोल होता है। ऑप्शन बी इज द राइट वन इन दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न लीजिए। प्रश्न कहता है कि मूल्यांकन पद्धतियों का लक्ष्य क्या होना चाहिए? जो इवैल्यूएशन प्रैक्टिसेस हैं, शुड एम टू, क्या होना चाहिए? देखिए, मूल्यांकन पद्धति का लक्ष्य होना चाहिए विद्यार्थियों की ज़रूरतों एवं आवश्यकताओं की पहचान करना। ठीक है, सही तो है ऑप्शन। या फिर पुरस्कार वितरण हेतु उच्च अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की पहचान करना। सिर्फ पुरस्कार वितरण से क्या मूल्यांकन पद्धति सही तरीके से बच्चे का आकलन कर पाएगी? नहीं कर पाएगी। लेबलिंग बच्चों को नहीं करेंगे हम। ठीक है, लेबल क्या है? ये निगेटिव वर्ड है।
योग्यता आधारित समूह में विद्यार्थियों को विभाजित करना कि तुम्हारे इतने नंबर आए हैं तुम इस रूम में बैठो, तुम्हारे इतने नंबर आए हैं तुम इस ग्रुप में बैठो, ये भी ठीक नहीं है। सबसे बेस्ट ऑप्शन ये है कि अगर हम मूल्यांकन कर रहे हैं तो उस समय बच्चों की ज़रूरतें पता लगनी चाहिए, बच्चे की आवश्यकता पता लगनी चाहिए, बच्चे की ज़रूरत पूरी हो रही कि नहीं हो रही है, बच्चे की नीड फुलफिल हो पा रही कि नहीं, इन सब चीज़ों का हमें पता लगना चाहिए। एक प्रगतिशील कक्षा में क्या होता है? ज्ञान की संरचना के लिए प्रचुर मौके प्रदान करने चाहिए, ये तो बात ठीक लग रही है। क्या विद्यार्थियों को उनके अकादमिक अंकों के आधार पर, देखिए मैंने कहा था लेबल्ड क्या है, नेगेटिव वर्ड है ना, हम लेबल्ड कभी नहीं करेंगे बच्चों को, हम फिक्स्ड कैरिकुलम की बात नहीं करेंगे, हम कंपटीशन को बढ़ावा नहीं देंगे, ठीक है। एक एक शब्द में आप आंसर को काट सकते हो। बेस्ट ऑप्शन यही है कि एम्पल अपॉर्चुनिटीज शुड बी प्रोवाइडेड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज, बच्चे को ज्ञान की संरचना के लिए मौके देने चाहिए और वो भी पर्याप्त मौके उसको बच्चे को देना चाहिए। प्रश्न कहता है लेव वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत जो है या परिप्रेक्ष अधिगम प्रक्रिया में डैश के महत्व पर जोर देता है। आपको पता है इसके लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत का नाम सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत है, यानी कि ये समाज और संस्कृति की बात करते हैं, तो संस्कृति को संस्कृत से मिला दो, आंसर राइट हो जाएगा। सांस्कृतिक उपकरणों की बात कौन करेंगे? लेव वाइगोत्स्की करेंगे कि जो सांस्कृतिक उपकरण हैं वो बच्चे को सीखने में हेल्प करते हैं। अगला क्वेश्चन लीजिए, कहता है जीन पियाजे अपने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में संज्ञानात्मक संरचनाओं को डैश के रूप में वर्णित करते हैं। विकास का समीपस्थ क्षेत्र, इसकी बात तो करेंगे वाइगोत्स्की। स्कीमा की बात कौन करते हैं? जीन पियाजे करते हैं, ठीक है। जीन पियाजे अपने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में संज्ञानात्मक संरचनाओं को स्कीमा के रूप में वर्णित करते हैं। किसके रूप में? स्कीमा के रूप में, जिसको हम मनोबंध भी कहते हैं। अगला प्रश्न लीजिए, कहता है देखिएगा एक समावेशी कक्षा में डैश पर जोर देना चाहिए। किस पर जोर देना चाहिए? अगर एक समावेशी कक्षा है तो उसमें सामाजिक पहचान के आधार पर छात्रों के अलगाव, मैंने कहा था हम सीग्रेशन नहीं करेंगे, हम सीग्रीगेशन नहीं करेंगे, हम लेबल्ड नहीं करेंगे, हम बच्चों को अलग थलग नहीं करेंगे। हर बच्चे के सामर्थ्य को अधिकतम करने के लिए अवसर प्रदान करना, ठीक लग रहा है। प्रदर्शन अभिमुखी लक्ष्यों पर नहीं, मास्टरी पर जोर देंगे यहाँ पे हम, ठीक है। हम परफॉर्मेंस ओरिएंटेड गोल नहीं, मास्टरी ओरिएंटेड गोल पर जोर देंगे। अनडिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन पर भी जोर नहीं देंगे। किस पर जोर देंगे? प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटीज एमिंग एट मैक्सिमाइजिंग पोटेंशियल ऑफ इंडिविजुअल चिल्ड्रन, यानी कि एक समावेशी कक्षा है उसमें हर बच्चे के सामर्थ्य को अधिकतम करने के लिए अवसर प्रदान करना होगा। ऑप्शन बी राइट हो जाता है। अगला प्रश्न लीजिए, बहुत प्यारा सा प्रश्न है। कहता है कि जन्म से किशोरावस्था तक बच्चों में विकास किस क्रम में होता है? तो जन्म से किशोरावस्था तक देखिए जो बच्चों में विकास होता है वो पहले होता है सांवेदिक रूप से, फिर होता है मूर्त रूप से, फिर होता है अमूर्त रूप से, यानी कि सेंसरी, कॉन्क्रीट और एब्स्ट्रैक्ट। पियाजे ने इसे स्पष्ट करते हुए 4 भागों में बांटा है, ठीक है। यहाँ पे 3 भाग दिए हैं 4 भागों में। पहला आपका सांवेदिक हो जाएगा, दूसरा पूर्व संक्रियात्मक चरण होता है, तीसरा मूर्त संक्रियात्मक चरण होता है, चौथा अमूर्त संक्रियात्मक चरण होता है, ठीक है। वही 4 दिए हैं, बीच से सेकंड वाला हटा दिया है, 3 4, तो ये इसका सीक्वेंस आपका राइट हो जाएगा, ये सीक्वेंस इसका सही है। अगला प्रश्न फिर प्रगतिशील शिक्षा वाला है। कहता है एक प्रगतिशील कक्षा में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस प्रकार देखा जाना चाहिए? देखिए व्यक्तिगत विभिन्नता का मतलब होता है कि बच्चे के अंदर सबकी रुचि, क्षमता, योग्यता अलग अलग होती है। तो ये क्या है? क्या ये योग्यता आधारित समूह बनाने का मापदंड है? नहीं। क्या ये अध्यापन अधिगम की प्रक्रिया, यानी कि जो हमारा टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है उसकी प्रयोजना के लिए महत्वपूर्ण है? क्या ये अधिगम की प्रक्रिया में बाधा है? बाधा नहीं है। क्या ये अध्यापक के पक्ष पर असफलता है? असफलता भी नहीं है। ये क्या है? ये टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के लिए इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि व्यक्तिगत भिन्नता को हम इम्पोर्टेंस देते हैं, इसको हम महत्वपूर्ण समझते हैं, यानी कि इसको महत्व देते हैं, क्योंकि व्यक्तिगत भिन्नता में बच्चे की अलग अलग रुचि होती है, योग्यता होती है, क्षमता होती है, बच्चे अलग अलग जाति धर्म समुदाय के होते हैं, बच्चे एक दूसरे की भाषा को सीखते हैं, एक दूसरे के आचार विचारों को सीखते हैं। तो ये क्या है? ये इम्पोर्टेंट टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में जो इंडिविजुअल डिफरेंस है ये हेल्प करता है, ये अच्छी चीज़ है।
इसको पॉजिटिव वे में लिया जाता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। प्रश्न कहता है कि छात्र केंद्रित, चाइल्ड सेंटर्ड, यानी कि हर काम बच्चे के अकॉर्डिंग, बच्चे के हिसाब से करना, ये होता है छात्र केंद्रित शिक्षा शास्त्र की क्या विशेषता है। रोट मेमोराइजेशन की बात कभी नहीं करेंगे, लेबल हम बच्चों को कभी नहीं करेंगे, ठीक है। हम केवल जहाँ लग जाए वो भी ऑप्शन तुरंत हटा दो, केवल नेगेटिव वर्ड है। हम सिर्फ टेक्स्ट बुक्स की बात कभी नहीं करेंगे और बच्चों के अनुभवों को प्रमुखता देंगे, बिल्कुल देंगे। छात्र केंद्रित शिक्षा शास्त्र की विशेषता यही है कि हम बच्चे को जो अनुभव हैं उसको हम क्या करेंगे, प्रमुखता देंगे, ठीक है। इतनी बात होती है, क्लियर। अगला प्रश्न लीजिए, संवेग और संज्ञान एक दूसरे से क्या हैं, इंटरवोवेन, आपस में गुथे हुए हैं। क्या ये संबंधित नहीं है, ये संबंधित हैं। क्या ये पूर्णतः अलग हैं, नहीं। क्या ये स्वतंत्र हैं, नहीं। संवेग, हमारे इमोशंस, हमारा कॉग्निशन, दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। अगर हम इमोशनली अच्छा फील नहीं कर रहे हैं तो उसका असर हमारे दिमाग पर भी पड़ेगा, हमारे कॉग्निशन, हमारे संज्ञान पर भी पड़ेगा। हम मेंटली भी अच्छा प्रिपेयर नहीं, अच्छा फील नहीं कर पा रहे होंगे। यदि हमारे सर में दर्द है तो हम इमोशनली भी अच्छा फील नहीं कर पाएंगे। दोनों चीज़ें आपस में जुड़ी हुई हैं, ठीक है। इतनी बात होती है, क्लियर। अगला प्रश्न लीजिए, कहता है एक बच्चे की वृद्धि और विकास निम्नलिखित में से कौन से कारकों के द्वारा प्रभावित होता है। एक बच्चे की वृद्धि और विकास जो है वह उसकी पेरेंटिंग स्टाइल कैसी है इस पर डिपेंड करता है, ठीक है। और क्या होता है कि उसको जेनेटिक मेकअप कैसा मिला है, आनुवंशिक ढांचा उसका कैसा है इस पर भी डिपेंड करता है, ठीक है। आनुवंशिक ढांचा या उसकी संरचना कैसी है, अगर बच्चे के माता पिता थोड़ा उनका कद छोटा है या माता जी का कद छोटा है तो बच्चे का भी कद लगभग छोटा ही रह जाता है, ठीक है। अगर तो ये आनुवंशिक ढांचा का भी प्रभाव पड़ता है। स्कूलिंग एक्सपीरियंस कैसा रहा है, विद्यालय का अनुभव कैसा है, इसका भी प्रभाव पड़ता है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पर। उसका खुद का इंटरेस्ट किन किन चीज़ों में है, किस किस क्रियाकलाप में बच्चे का इंटरेस्ट है, उसका भी फर्क बच्चे की वृद्धि और विकास पर पड़ता है। इसलिए यहाँ पे सारे ही ऑप्शंस आपके राइट हो जाएंगे। अगला प्रश्न कहता है बच्चे में विकासात्मक परिवर्तन क्या है। सभी संस्कृतियों में सार्वभौमिक समान गति से होते हैं। सभी में क्या सार्वभौमिक, क्या समान गति से होता है, क्या विकास समान गति से होता है, नहीं होता है, काट दो इसको, ठीक है। क्या हो जाएगा, क्या विकास एक आयामी है, नहीं, विकास बहुआयामी है। वंशानुगत और पर्यावरणीय कारकों के बीच एक जटिल अंतःक्रिया है, वेरी गुड। अपरिवर्तनीय है और पैर की उंगली से सिर तक जाता है, नहीं भैया, सिर से पैर तक जाता है, केंद्र से बाहर की ओर जाता है। तो जो विकासात्मक परिवर्तन होता है वो हमारी हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट का रिजल्ट है, ठीक है। वंशानुगत और पर्यावरणीय कारकों के बीच एक जटिल अंतःक्रिया होती है, ठीक है। विकासात्मक में इनका इंपॉर्टेंट रोल है, आनुवंशिकता और पर्यावरण का, यानी कि इनका गुणनफल हमारा डेवलपमेंट है। जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास किस प्रक्रिया के द्वारा सुगम हो जाता है। तो जीन पियाजे जो हैं ये किस पर जोर देते हैं, जीन पियाजे जो हैं ये अनुकूलन पर जोर देते हैं। किस पर, अनुकूलन पर। ये कहते हैं कि एडॉप्टेशन के माध्यम से जो डेवलपमेंट है यह प्रक्रिया और ज़्यादा आसान या सरल हो जाती है। अगला प्रश्न नीचे कहता है, क्योंकि अभी हम आपको पीछे अनुकूलन पढ़ाए भी थे जिसमें जो है हमारी दो चीज़ें आ जाती हैं, एसिमिलेशन एंड अकोमोडेशन। प्रश्न कहता है कि लेवाइगोत्स्की के अनुसार बच्चों को सीखने में सक्षम बनाने के लिए इनमें से कौन से कारक की महत्वपूर्ण भूमिका है। तो अभी हम लोगों ने पीछे थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि लेवाइगोत्स्की जो हैं वो बच्चों के लिए भाषा विकास पर, समाज के उपकरणों पर या संवाद पर, प्राइवेट स्पीच पर महत्व देते हैं। व्याख्यान की बात नहीं करते, सजा की बात नहीं करते, पुरस्कार की बात नहीं करते, किसकी बात करते हैं, ये संवाद की बात करते हैं। ये कहते हैं कि बच्चों को सीखने में सक्षम बनाने के लिए जो है कि संवाद जरूरी है, डायलॉग जरूरी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्न में से किस मनोवैज्ञानिक ने प्रतिपादित किया कि अंतःक्रिया की बच्चे के भाषिक विकास में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। लैंग्वेज डेवलपमेंट की बात करते हैं लेवाइगोत्स्की। कौन करते हैं, लेवाइगोत्स्की कहते हैं कि बच्चा जो भाषा विकास है बच्चे में, ये अंतःक्रिया की बच्चे के भाषिक विकास में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जो लेवाइगोत्स्की हैं इनके अनुसार संज्ञान बनाने में भाषा एक उपकरण के रूप में काम करता है, ठीक है। भाषा जो है वो एक उपकरण के रूप में काम आती है जिससे हम अपने विचारों को अभिव्यक्त कर पाते हैं।
प्रश्न पूछ पाते हैं, चीज़ों को श्रेणीबद्ध कर पाते हैं, कॉन्सेप्ट्स के बारे में सोच पाते हैं। तो जो वाइगोत्स्की है वो भाषा को एक उपकरण के रूप में देखते हैं। क्वेश्चन कहता है कि प्रगतिशील कक्षा में सीखना क्या है। देखिए, निष्क्रिय पैसिव की तरफ हम कभी नहीं जाएंगे, ठीक है। एग्ज़ाम ओरिएंटेड की तरफ कभी नहीं जाएंगे, हम मास्टरी ओरिएंटेड गोल की तरफ जाएंगे। हम टेक्स्ट बुक सेंटर्ड कभी नहीं होंगे, हम चाइल्ड सेंटर्ड की बात करेंगे। तो यहाँ पे प्रगतिशील कक्षा में सीखना सक्रिय और सामाजिक है, एक्टिव और सोशल है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न लेते हैं, कहता है कि शिक्षा में समावेश का क्या अर्थ है। देखिए, शिक्षा में समावेश का अर्थ होता है विशेष विद्यालयों में विकलांगों की शिक्षा का प्रबंध। सिर्फ विकलांगों की शिक्षा का प्रबंध तो नहीं होना चाहिए, सभी बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का प्रावधान। वेरी गुड, क्योंकि जो समावेशी शिक्षा है ये सभी को मौका देती है। ओके, प्रगतिशील बच्चों का विशेष विद्यालय में नियोजन, ये तो विशेष विद्यालय की बात हो गई, समावेशी की नहीं हुई। समावेशी तो सबको इंक्लूड करता है ना। समावेशी व्यवस्था में विशेष बच्चों के लिए अलग अलग वर्गों, अलग थलग की बात भी समावेशी नहीं करता है। बेस्ट ऑप्शन यही है कि सभी बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का प्रावधान, यही है समावेशी शिक्षा। प्रश्न कहता है कि माध्यमिक स्कूलों में शिक्षक को क्या करना चाहिए। देखिए, हम फिक्स्ड कैरिकुलम की बात कभी नहीं करेंगे, हम स्टैंडर्डाइज्ड असेसमेंट की बात कभी नहीं करेंगे, ठीक है। फिर किसकी बात करेंगे, हम डिस्करेज, यानी कि बच्चे को हम कभी डिस्करेज भी नहीं करेंगे। सीखना कि कैसे सीखते हैं इसको प्रोत्साहित करेंगे। क्या करेंगे, माध्यमिक स्कूलों में टीचर को चाहिए कि बच्चे को ये सिखाए, इसके लिए प्रोत्साहित करे, इनकरेज करे कि आखिर कैसे सीखा जाता है, हाउ टू लर्न, ये बच्चों को हमें सिखाना चाहिए, ठीक है, इस तरीके से। तो ये कुछ CDP में कुछ ऐसे शब्द होते हैं, उनको अगर आप पकड़ लोगे तो आपको पूरा ऑप्शन, पूरी लाइन पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। सिर्फ इन शब्दों के माध्यम से क्या कर लोगे, आप जो है आंसर ढूंढ लोगे, फाइंड आउट कर लोगे, ठीक है। अगला प्रश्न लीजिए, अधिगम के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत किसने दिया है, लेवाइगोत्स्की ने दिया है, ठीक है। जानकारी के स्मरण पर जोर देते हैं, ये किस पर, जानकारी के स्मरण पर जोर देते हैं, या प्रमुख रूप से शिक्षक की एक निर्देशक के रूप में भूमिका पर जोर देते हैं। सीखने में सामाजिक संदर्भ की भूमिका को अहम मानते हैं। जी बिल्कुल, वाइगोत्स्की का सिद्धांत है सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, और ये लर्निंग में सामाजिक संदर्भ को बहुत इम्पॉर्टेंट मानते हैं कि समाज बच्चे को बहुत कुछ सिखाता है, बच्चा समाज से ही सीखता है। ये समाज को बहुत इम्पोर्टेंस मानते हैं बच्चों के लिए लेवाइगोत्स्की। प्याजे और वाइगोत्स्की के अनुसार सीखना किस प्रकार होता है। प्याजे और वाइगोत्स्की के अनुसार ये कहते हैं कि बच्चा किसके माध्यम से सीखता है, अनुसरण द्वारा, इमिटेशन के द्वारा, या फिर निष्क्रिय श्रवण द्वारा। पैसिव की बात तो हम कभी नहीं करेंगे। कंडीशनिंग रीइंफोर्समेंट के माध्यम से, ये बात प्याजे वाइगोत्स्की बिल्कुल नहीं करेंगे। एक्टिव इंगेजमेंट ऑफ लर्नर्स, जब तक बच्चा एक्टिव नहीं होगा, इंगेज नहीं होगा, तब तक लर्न नहीं करेगा। तो प्याजे और वाइगोत्स्की के अनुसार सीखना जो है वो अधिगमकर्ताओं की सक्रिय भागीदारी के द्वारा होता है। जब तक बच्चा खुद एक्टिव नहीं होगा, खुद सक्रिय होकर के उसमें पार्टिसिपेट नहीं करेगा, तब तक नहीं सीख पाएगा। बाहर से चाहे जितना जोर लगा लो, अगर बच्चा एक्टिव नहीं है तो आप नहीं सिखा सकते। जब विद्यार्थी डैश की भावना का अनुभव करते हैं तब उनके सीखने पर सकारात्मक प्रभाव पड़ने की संभावना रहती है। क्या तनाव की भावना का अनुभव करेंगे तब बच्चा सीख रहा है? नहीं, तनाव तो नेगेटिव हो गया ना। शर्म में बच्चा सीखेगा? नहीं, शर्म में भी नहीं सीखेगा, हीनता में भी नहीं सीखेगा। हाँ, जब बच्चा सेटिस्फाई हो गया है तब उसके सीखने पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। अगर हम समझा रहे हैं, आप सेटिस्फाई हो गए हैं, इसका मतलब है आपकी लर्निंग पर पॉजिटिव इफेक्ट पड़ रहा है। तो संतुष्टि बच्चे को मिलनी चाहिए। प्रश्न कहता है कि समस्या समाधान की प्रभावशाली रणनीति नहीं है। कौन सी है जो रणनीति इफेक्टिव नहीं है? प्रक्रियात्मक आबद्धता, फंक्शनल फिक्सनेस। फिक्सनेस मैंने कहा था ये निगेटिव है, यही जो है वो प्रभावशाली रणनीति नहीं है। बाकी वर्किंग बैकवर्ड्स हो गया, खुद का अनुभव हो गया, कलन विधि हो गई जो कि एक सूत्र है जिसमें हम स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, ये सभी क्या हैं, सीखने के लिए या समस्या समाधान के लिए प्रभावशाली रणनीति मानी जाती हैं। लेकिन फिक्सनेस जो है ये रणनीति नहीं है, फंक्शनल फिक्सनेस। ठीक है, हटा दो इस ऑप्शन को। अगला प्रश्न लीजिए,
एक सामाजिक रचनावादी कक्ष में सीखना या सीखने के लिए क्या होता है? इन सोशियो कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम लर्निंग क्या है? पैसिव तो होगी नहीं, ठीक है। क्या लर्निंग का स्वरूप सामाजिक होता है? टेक्स्ट बुक सेंटर की तरफ हम जाएंगे नहीं, एग्जाम सेंटर की तरफ हम जाएंगे नहीं, एक ही ऑप्शन बचता है हमारा बी, ठीक है। क्या है? हैज अ सोशल कैरेक्टर। सामाजिक रचनावादी कक्ष में सीखने का जो स्वरूप होता है वो सामाजिक होता है, क्योंकि बात ही यहाँ पे समाज की हो रही है। प्रश्न नीचे कहता है विकास का अधोगामी सिद्धांत बताता है कि विकास किस ओर से किस तरफ बढ़ता है। जो अधोगामी सिद्धांत है वो कहता है कि जो विकास है हमारा वो सेंटर ऑफ एक्सट्रीम्स यानी केंद्र से बाहर की तरफ जाता है। केंद्र में हमारी जैसे रीढ़ की हड्डी हो गई, यहाँ से विकास चलेगा, पहले भुजाओं में आएगा, है ना, फिर बाद में हाथों में आएगा, फिर उंगलियों में जाएगा। ये केंद्र से बाहर की तरफ होता है। कहाँ से? केंद्र से बाहर की तरफ होता है। विकास कभी भी जटिल से सरल नहीं, सरल से जटिल की तरफ चलता है। जीन पियाजे ने अधिगम की प्रक्रिया में किसे महत्व दिया है? जीन पियाजे ने लर्निंग प्रोसेस में किसको? सीखने के लिए तत्परता को महत्व दिया है। ये कहते हैं कि जब तक बच्चा सीखने के लिए तैयार नहीं है, रेडी नहीं है, तब तक चाहे जो जतन कर लो तुम सिखा नहीं पाओगे। तो सीखने के लिए तत्परता बच्चे के अंदर होनी चाहिए। प्रगतिशील शिक्षा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के केंद्र में किसे स्थान देती है? तो जो प्रोग्रेसिव एजुकेशन है ये सीखने में विद्यार्थी के केंद्र में यानी कि अधिगम प्रक्रिया के केंद्र में विद्यार्थी को स्थान देती है कि विद्यार्थी को केंद्र में रख करके पढ़ाओ, चीज़ें विद्यार्थी के हिसाब से होनी चाहिए, ठीक है। ऑप्शन ए इज द राइट वन इन दिस क्वेश्चन। प्रश्न कहता है विद्यार्थियों के संज्ञानात्मक विकास के संवर्धन के लिए बच्चों का जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है वो क्या हो? इनहेंस होना चाहिए। उसके लिए लेवागोस्की ने किसके कार्यान्वयन की अनुशंसा की है? उसके लिए ये इन्होंने कहा है, देखिए सामाजिक पृथक्कीकरण, अगर लेवागोस्की आ गए हैं तो ये समाज को पृथक्करण नहीं करेंगे, समाज को अलग नहीं करेंगे, ये समाज को इम्पोर्टेंट मानते हैं। ये कहते हैं सांस्कृतिक उपकरणों का प्रयोग कर सकते हैं। रोट मेमोराइजेशन निगेटिव है, पैसिव निगेटिव है। सीधी सी बात है कि संज्ञानात्मक विकास करना है तो उसके लिए सांस्कृतिक उपकरणों का आपको प्रयोग करना पड़ेगा, ऐसा लेवागोस्की कहते हैं। अगला प्रश्न कहता है रचनात्मक आकलन कब किया जाता है? फॉर्मेटिव असेसमेंट इज डन थ्रू द सेशन फॉर ऑल स्टूडेंट्स, यानी कि रचनात्मक आकलन सभी विद्यार्थियों के लिए पूरे सत्र के दौरान किया जाता है। कब? पूरे सत्र के दौरान, लास्ट में रचनात्मक आकलन आपका किया जाता है। प्रश्न कहता है समावेशन की अवधारणा के लिए किसकी आवश्यकता है? विविधता और व्यक्तिगत भिन्नताओं के लिए सम्मान होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए जी सम्मान, विविधता और व्यक्तिगत भिन्नता का सम्मान होना ही चाहिए। देखिए क्या स्टैंडर्डाइज्ड टेस्टिंग फॉर असेसमेंट होना चाहिए? यस टीचर सेंटर्ड की बात कहीं नहीं करेंगे हम, सेग्रेगेशन की बात, लेबल्ड की बात कभी नहीं करेंगे। एक ही ऑप्शन बचता है कि विविधता और व्यक्तिगत भिन्नता का सम्मान होना चाहिए, ठीक है। प्रश्न कहता है कि दृष्टिबाधित से जूझते विद्यार्थियों के साथ टीचिंग करते समय किस मेथड या किस विधि माध्यम के प्रयोग से बचना चाहिए? ध्यान दीजिए, आप ऐसे बच्चे को पढ़ा रहे हैं जिनको दिखाई नहीं देता, तो उसके लिए क्या होना चाहिए? श्याम पट्ट पर लिखित विषय वस्तु की मौखिक रूप से व्याख्या करना, ये तो ठीक है, इससे आपको नहीं बचना चाहिए। जो चीज़ आपने ब्लैक बोर्ड पर लिखी है उसको थोड़ा मौखिक करके समझा दो, तो जिसको नहीं दिख रहा है वो भी समझ जाएगा, ये तो ठीक है। स्पर्शग्राही मानचित्र देना, नहीं, ये भी ठीक है, ये भी बच्चों को देना चाहिए। हमें किससे बचना चाहिए ये पूछ रहा है, क्योंकि यहाँ पे बच्चा टच करके फील कर पाएगा। सहायक उपकरणों के प्रयोग की अनुमति देना, ये भी ठीक है। अधिगम के आकलन के लिए लिखित परीक्षण लेना, देखिए लिखित परीक्षण बच्चा नहीं दे पाएगा, जिसको दिख नहीं रहा है वो रिटन टेस्ट कैसे दे सकता है, इस चीज़ से हमको बचना चाहिए, ठीक है। तो प्यारे दोस्तों ये थे आज के हमारे 60 क्वेश्चंस। कैसी रही क्लास कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच। और हाँ, आपके कमेंट का दिल से स्वागत है, कमेंट जरूर करके जाइएगा।